हेलो फ्रेंड, मैं दिविता शर्मा और आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक बूलियन फंक्शन, जिसमें हम यहाँ देखने वाले हैं कन्वर्ट पॉलिनोमियल टू कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मतलब एक पॉलिनोमियल हमको गिवन होगी और हम उसको कंजंक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन देखी हुई थी, तो उसी को आगे यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में अब पॉलिनोमियल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यह क्वेश्चन लिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मतलब जो ये हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी चीज़ को अगर हमको कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो लास्ट लेक्चर को आप ज़रूर देखें, बट यहाँ पे मैं आपको ऊपर मोटा मोटा बता देती हूँ क्या ट्रिक पर्पस से ये होता है। तो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का बेसिक डेफिनेशन होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उस फैक्टर फॉर्म में जो यहाँ अंदर लिखा होता है ये भी क्या हो, जितनी भी वेरिएबल का फंक्शन है वो सारे वेरिएबल का सम फॉर्म में वो यहाँ पे फैक्टर अंदर पे लिखा होना चाहिए। और कोई भी वेरिएबल इस पर्टिकुलर ईच फैक्टर, मतलब इसमें या इसमें, तो इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई भी फैक्टर खुद में रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हर फैक्टर्स में खुद में जो अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं फैक्टर के अंदर, वो भी एक दूसरे से रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जी हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो इसको फैक्टर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। पहले हम यहाँ देख चुके हैं, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, कि पहले हमने एक पॉलिनोमियल को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो अगर कोई पॉलिनोमियल को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको एक पॉलिनोमियल तक लेके आना पड़ेगा। मतलब लाइक ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको पॉलिनोमियल तक पहले लेके आएंगे, देन पॉलिनोमियल तक पहुंचने के बाद हम इसमें कंजंक्टिव या डिसजंक्टिव, हमने पहले डिसजंक्टिव के लिए देखा हुआ है, आज कंजंक्टिव के लिए देखेंगे। तो फिर उसके बाद हम वो प्रॉपर्टीज़ आगे लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ एक ट्रिक भी बता दूंगी दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस पूरे को रिजॉल्व कर लेते हैं। इस पहले पूरे को रिजॉल्व करने के लिए हमको कौन सी आइडेंटिटी की ज़रूरत होगी, ये वाली आइडेंटिटी की ज़रूरत होगी, क्योंकि a प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ये आइडेंटिटी। तो हमको यहाँ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू, अगर ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा x y डैश और b हमारा क्या हो जाएगा x z। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये जो गिवन है आइडेंटिटी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई डैश का होल डैश है ना, और इनटू में मिल जाएगा एक्स जेड का होल डैश, यही होगा, ये a का डैश और ये क्या हो गया इनटू b का डैश। तो इसी तरीके से हमको ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, प्लस x का डैश हमने एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा ही आ रहा होगा कि हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। ये आइडेंटिटी के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स में, तो ये आपको अब तक तो याद हो गई होगी। तो ये आइडेंटिटी हमने लगाई। अब हमको क्या करना है, फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। ये दो तो फैक्टर हो गए, बट अभी ये फैक्टर में कहाँ है, ये टर्म फॉर्म में ना, प्लस से सेपरेट हो गया तो टर्म में आ गया। तो इस चक्कर में अभी हमको और रिजॉल्व करना है। तो मतलब अभी पहले हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले को क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अगेन हमको ये वाली आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या कहता है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इस आइडेंटिटी को इससे कंपेयर करते हैं तो हमको a मिलेगा x और b मिलेगा हमको y डैश, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a का डैश मतलब x का डैश प्लस b का डैश मतलब y डैश का होल डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इससे हमको कौन सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई आपको यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अब इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ a क्या हो जाएगा हमारा x और यहाँ b हमारा क्या हो जाएगा z। तो ये सिंपल सा है। यहाँ तो ये a डैश प्लस b डैश, तो x डैश प्लस में आ जाएगा z डैश। तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन इससे आया, ये वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम पा चुके हैं, और प्लस एक्स डैश हमने एज इट इज़ रख दिया है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, है ना, तो अभी हमको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ तो हम फैक्टर फॉर्म में देख पा रहे हैं सब कुछ। तो अगर हम अभी भी हमको इसमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमने किसकी
क्या लगा दिया, ये वाली प्रॉपर्टी का। चाहे तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट आप ये खुद करके जब देखेंगे ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के और आगे, तो आप और मतलब कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को, ना कि आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हमको क्या है, बस इतने को हट जाए, अगर इतने को हम कहीं ना कहीं से कोई आइडेंटिटी से रिजॉल्व कर पाते हैं तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ये आइडेंटिटी लास्ट क्लासेस में भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे अब हमको ये देखना है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो प्लस में लिखा है, ए जो लिखा है, जो सिंगल टर्म में लिखा होता है वो दोनों बार रिपीट होता है, ये दिख रहा है आपको, है ना। और ये जो बी सी है ये अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ देखो कि ये जो सिंगल में लिखा हुआ है ये, तो ए क्या हो जाएगा हमारा एक्स डैश, और बी हमारा ये मल्टीपल वाले में से बी और सी को कर लेते हैं, तो बी हमारा एक्स डैश प्लस वाई हो जाएगा। अब हाँ, ये वाई डैश लिखा हुआ था, वाई डैश का डैश, और ये वाई कैसे हो गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो ये क्या हो गया, वाई डैश का डैश क्या हो जाता है, वाई, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द एलिमेंट। तो ये आ गया हमारा, और ये सी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डैश प्लस में जेड डैश। तो ये वाली आइडेंटिटी अब हम लगा देंगे, ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई है। तो अब हम ये यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो ए प्लस बी, ए प्लस सी, है ना। तो यही था हमारा बी सी, और ये हमने लगा लिया। अब हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ ऑपरेट कराते हैं, अगर वो बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है तो आंसर वही का वही आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना, कि बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट लॉ को होल्ड करता है। तो बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट लॉ को होल्ड करता है, तो यहाँ पे भी ये होल्ड करेगा। तो ये एक्स डैश प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डैश, और यहाँ एक्स डैश प्लस एक्स डैश क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ एक्स डैश हो जाएगा बाय आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। अब इसके बाद ये अब देखो यहाँ जैसे ही हमने पहुँचा तो हम फैक्टर फॉर्म में तो आ गए। अब हम फैक्टर फॉर्म में जैसे ही आ गए हैं तो बस अब हमको इसको कंजंक्टिव और बनाना है। कंजंक्टिव बनाने के लिए अब हमको चाहिए कि जो ये फैक्टर है इसके अंदर सारे टर्म्स यूज़ हो रहे हों, मतलब सारे वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हों, सॉरी टर्म्स नहीं, वेरिएबल यूज़ हो रहे हों। तो अब हमको पता है कि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एक फैक्टर है, ये जो एक्स डैश प्लस वाई, इसके पास क्या मिस है, जेड मिस है। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल होने चाहिए। नेक्स्ट वाले फैक्टर में भी एक्स डैश प्लस जेड डैश है, तो यहाँ पे एक वाई का वेरिएबल मिस है। तो अब हमको ये वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है, और हम देख रहे हैं यहाँ अभी तक में तो कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा है एक फैक्टर में, और अगले दूसरे फैक्टर में भी कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होता। रिपीट वाली कहानी को तो हमको रिजॉल्व करना ही नहीं है, बस हमको यहाँ पे एक वेरिएबल और लेके आना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो अब हमको पता है ये वाले फैक्टर में कौन सा वेरिएबल मिस है, जेड। तो जेड की जगह पे अब हम क्या लगा देंगे, +0 लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में कोई भी अंतर नहीं है, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे y मिस है तो y की जगह पे 0 प्लस कर दिया। तो भी अब हमारा ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे डिसजंक्टिव वाले से मैं कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ कि अगर कभी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा कैसे कन्वर्ट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे बस बेसिक यही अंतर है कि यहाँ पे हम +0 लगाते हैं, फैक्टर फॉर्म में लेके आते हैं, और यहाँ 0 जहाँ मिसिंग है वहाँ 0 प्लस करते हैं। वहाँ पे हमको टर्म फॉर्म में लेके आना था तो प्रोडक्ट में हमको करना होता था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जहाँ जो चीज़ मिस है वहाँ पे हम क्या लगाते थे, 1 लगाते थे, मल्टीप्लाई करते थे विथ 1। यहाँ हमको ऐड करना है विथ 0। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक हम रीच कर गए। अब क्या मिस था हमारा, z। अब ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम दूसरी आइडेंटिटी 1 वाली यूज़ करते थे, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। वो कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू आती थी, ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू आ रही है कि अगर एक एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट से ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी एडिशन की आती है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का लॉ कहता है, जो कि बूलियन अलजेब्रा का सब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो इस लॉ को होल्ड करवाते हैं। तो हम इस लॉ का यूज़ करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू में ये है, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट मिस है, जो वेरिएबल मिस है, हम वो वेरिएबल को यहाँ इंट्रोड्यूस करके z इंटू जेड डैश कर देंगे। यहाँ y मिस है तो यहाँ y इंटू
वाई डैश कर देंगे। समझ में आया? हमने जेड और वाई और क्यों और कहाँ क्यों लगाए, तो हमने इसलिए लगाई जो चीज़ जहाँ पे मिस थी, जो वेरिएबल मिस था उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने ये चीज़ को लगाया है। तो हमको ये मिल गया। अब हमको बताया गया है एक और चीज़ बोली। अब ये देखो, ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म में आ गया। हर वेरिएबल मतलब इस फैक्टर में भी सारे वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, और इस फैक्टर में भी सारे वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, बस अब हमको एक और चीज़ करनी है। लास्ट चीज़ क्या है कि ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल का। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल्ड करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को होल्ड करवाने के लिए अब हमने क्या किया है, अब हमारा a क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा एक्स डैश प्लस में y, और b हमारा क्या हो जाएगा z, और c हमारा क्या हो जाएगा z डैश। ठीक है, तो इसको अगर हम लगाते हैं इस पूरे में अगर हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ये जो गिवन प्रॉपर्टी है, तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस में c मल्टीप्लाई में। तो यही चीज़ हमको करनी थी, ये हमने कर लिया। यही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। यहाँ हमारा a क्या हो जाएगा, अगर हम इस पे लगाते हैं तो हमारा a हो जाएगा x डैश प्लस z डैश, और b हमारा हो जाएगा y, और c हमारा हो जाएगा y डैश। तो अगर हम लगाएंगे तो हमको ये दो एक्सप्रेशन मिलेंगे। a हमारा क्या है, x डैश प्लस y z डैश, और ये क्या हो गया b, और यहाँ x डैश प्लस z डैश, ये हो गया c प्लस में c। तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा विथ दिस प्रॉपर्टी, है ना। तो हमको ये फंक्शन मिल गया। अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि अब ये सब का सब फैक्टर फॉर्म में है, हर फैक्टर में 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, और 3 वेरिएबल के अलावा कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है इनके अंदर जो रिपीट हो रहा है, या फिर हाँ जो रिपीट हो रहा है, डबल बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा अरेंज और अच्छे से करके लिख लेते हैं, क्योंकि अब देखो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म तो बन गया, बट हर एलिमेंट यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का क्या होल्ड करता है, आइडेम्पोटेंट लॉ को होल्ड करता है। तो ये जो फैक्टर हैं वो खुद में भी एक एलिमेंट हैं हमारे बाय द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्स डैश हमारा बूलियन अलजेब्रा का, वाई भी बूलियन अलजेब्रा का, ये भी बूलियन अलजेब्रा का, एडिशन के रिस्पेक्ट में बूलियन अलजेब्रा का क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इस कारण से ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, हमारा बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट बन जाएगा, और बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट लॉ को क्या करता है, होल्ड करवाता है। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर अगर रिपीट हो रहा होगा तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर कोई एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं एक एलिमेंट के साथ, तो एक एलिमेंट ही आता है, अगर वो एलिमेंट कहाँ का है, बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो वही चीज़ है हमारी। तो अब देख लेते हैं, पहले ये टर्म तो हमने एज इट इज़ लिख दी, क्योंकि अभी कोई प्रीवियस टर्म नहीं है तो रिपीटेशन की बात ही नहीं आती है। यहाँ हमने ये टर्म लिखी और ये भी टर्म लिखी। अब देख रहे हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलग है, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश है, और यहाँ एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड है। अब देखते हैं हम यहाँ एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, ऑलरेडी हम ये चीज़ यहाँ लिख चुके हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने में अगेन हमको सिंगल टर्म मिलने वाला है, एक ही बार मिलेगा। तो ये आ गया हमारा, और ये वाली टर्म लगी थी तो ये वाली टर्म भी हमने यहाँ लिख दी। तो कुल मिला के हमको थ्री फैक्टर का ये क्या मिल गया, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म मिल गया। 3 वेरिएबल में 3 फैक्टर का कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमको मिल गया है यहाँ से। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, अब हमको यहाँ पे ये करना है। अब हमको ऑलरेडी यहाँ एक पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल यूज़ जितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल उन वेरिएबल्स पे हमको इसको कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है। अब एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो पहले तो हमको इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमको इसको छोटा करते जाएंगे और फैक्टर फॉर्म में लेते आएंगे। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ देखिए यहाँ पे तीनों में x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ x कॉमन तीनों से निकाल सकते हैं, बट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हमको अपने न्यूमेरिकल वाले जो लॉजिक्स हैं जो बचपन में हम लगाते, मतलब लोअर क्लासेस में हम जो लगाते आए हैं, तो हम पूरे में x को कॉमन ले लें, ऐसा हमको नहीं करना है। हम यहाँ बारी बारी करके स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x अगर आप करके भी देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है उनसे, है ना, जो सटीक आइडेंटिटीज़ हैं, जो सटीक लॉज हैं, वो वहाँ पे नहीं लग पाते हैं, तो चीज़ें एलोबरेट होती जाती है, ना कि छोटे होके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है।
तो देख रहे हैं यहाँ एक्स वाई डैश प्लस में एक्स वाई, ठीक है। कुछ चीज़ें हो भी जाएंगी ईजिली, बट कुछ चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए ये अगर मेथड सीखेंगे तो हमेशा ईजिली हो जाएगा। तो अब हमने ये दो टर्म ली, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन निकाला तो हमारा क्या आ जाएगा, x डॉट में y प्लस जेड डैश। अब जो कॉमन निकाल रहे, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको, कॉमन जब निकालते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ कॉमन निकाल रहे हो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कॉमन निकाला, ये x भी लेफ्ट हैंड साइड में था, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हमने कॉमन निकाल लिया लेफ्ट, ये आ गया प्लस एक्स जेड हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो अब हमको पता है, ये वाली आइडेंटिटी भी पता है हमको कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मतलब कोई एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन के साथ ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी क्या ही कहती है, मल्टीप्लिकेशन की। ये कौन सा लॉ बोलता है हमको, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट बोलता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट लॉ, बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को होल्ड कराता है, तो इसके कारण से y प्लस वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम x इंटू 1 लिखेंगे, जिसको हमें क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ x लिखा और प्लस में एक्स जेड है तो वो एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि उसमें अभी भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया गया है। तो नेक्स्ट अगर हमारा आ जाता है, अब हम इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आइडेंटिटी को अगर हम लगाते हैं तो हमारा a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b हमारा अगेन x हो जाएगा और c अगेन हमारा क्या हो जाएगा, z। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा था कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट या ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था, या हो सकते हैं बराबर, मतलब इनके बराबर होने या ना होने पे कोई भी कंडीशन हमको इस आइडेंटिटी पे नहीं दी होती है। तीनों के तीनों भी सेम एलिमेंट हो सकते हैं, दो सेम एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी सेम एलिमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ए और बी क्या है, सेम है। तो देखते हैं यहाँ पे, हाँ आगे करते हैं, तो इसको एलॉबरेट करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी और यहाँ पे क्या आ जाता है, a प्लस सी, तो इसके कारण x प्लस एक्स और x प्लस जेड आ गया। अब अगेन हमको आइडेम्पोटेंट लॉ पता है कि अगर एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं चाहे प्लस या डॉट से, तो आंसर वही एलिमेंट आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। तो यह हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब x इंटू में क्या आ जाएगा, x प्लस जेड आ जाएगा, तो x एक फैक्टर बन गया और x प्लस जेड भी एक फैक्टर बन गया। तो ये हमारा फैक्टर फॉर्म में ये पॉलिनोमियल हमको गिवन था, ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कंजंक्टिव बनने के लिए इस फैक्टर फॉर्म को हमको क्या चाहिए कि हर फैक्टर में 3 वेरिएबल यूज़ होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले फैक्टर में देखते हैं हम, तो यहाँ पे y और z में से, और सेकेंड फैक्टर में हम देखते हैं तो y में से। तो हम एक बारी बारी करके इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ एलिमेंट को। तो सबसे पहले हम ये जो x फैक्टर है, ये वाले इस फैक्टर में हम पहले सबसे पहले y इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने बताया इसको हम x प्लस ज़ीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको x प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, और ज़ीरो के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, y डॉट वाई डैश इज इक्वल टू में ज़ीरो। ये भी हमारा किसके कारण आ रहा है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के कारण। अभी बताया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ से ये चीज़ आ गई। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई वाई डैश, ठीक है। और हमने ये x प्लस जेड को अभी एज इट इज़ रखा है, इसको हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अब अगेन हम यहाँ इस वाले में x प्लस वाई डैश में भी हम अगेन ये वाली प्रॉपर्टी को लगा देंगे। तो हमारा a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b हमारा y हो जाएगा और c हमारा क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। तो ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a प्लस सी आ जाएगा, और x प्लस जेड हमने एज इट इज़ लिख दिया है, इसमें हमने कोई भी नया ऑपरेशन नहीं लगाया है। नेक्स्ट हमको यही बारी बारी, अब क्या है, हर फैक्टर के अंदर सारे वेरिएबल होने चाहिए। तो अब देख रहे हैं हम कि स्टार्टिंग के 2 फैक्टर में तो z नहीं है और लास्ट वाले फैक्टर में हमारे पास y नहीं है, तो इनको भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमको z इंट्रोड्यूस करना था तो हमने z प्लस जेड डैश कर लिया, बिकॉज वही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट, x प्लस वाई प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, और ज़ीरो को हम ये वाली आइडेंटिटी के थ्रू क्या कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड डैश। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे ही सेम आगे वाले फैक्टर में भी लगाएंगे, इस पे भी हम ज़ीरो का प्लस कर सकते हैं, और फिर ये आइडेंटिटी के थ्रू हम यहाँ पे z प्लस जेड, सेम हम यहाँ पे y इंटू वाई डैश को भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने विथ सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हर फैक्टर में 3 वेरिएबल तो यूज़ हो रहे हैं। अब इन 3 वेरिएबल का रिपीटेशन ना हो तो अगेन हमको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, अगेन हमको ये वाली आइडेंटिटी फिर से इसमें लगानी है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट फैक्टर में अगर हम देखते हैं तो हमारा x
जो a है वो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, और b हमारा z हो जाएगा, और c हमारा z डैश हो जाएगा। तो जैसे ही अगर हम इस पे लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस सी। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन से हमको ये दो फैक्टर्स क्या मिल गए अब हमको। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये वाला फैक्टर आता है। इस वाले फैक्टर से हमारा इसकी जगह पे भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई डैश, और b हमारा हो जाएगा z, और c हमारा हो जाएगा z डैश। ठीक है, ये अगर हम लगाएंगे तो a प्लस बी और a प्लस सी, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा x वाई डैश प्लस सी z, और ये हो जाएगा x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। तो ये हमारा इस फैक्टर से आ गया दो फैक्टर्स, और ये वाले भी, इसमें भी हम क्या सेम चीज़ लगाएंगे। तो यहाँ हमारा a क्या हो जाएगा x प्लस जेड, और b हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे y, और c हमारा क्या हो जाएगा y डैश। तो ये चीज़ अब आपने यहाँ लगाई तो हमको ये मिल जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई, और x प्लस जेड प्लस वाई डैश। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जितने भी फैक्टर लिखे हुए हैं, हर फैक्टर के अंदर 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, और तीनों अपने सम के साथ यूज़ हो रहे हैं, और तीनों में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ तक तो हम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म तक तो पहुँच गए। बस अब हमको एक और प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है, आइडेम्पोटेंट लॉ की प्रॉपर्टी को, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा का हल एलिमेंट आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करवाता है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो फैक्टर है वही हम लिखेंगे, जो डिस्टिंक्ट नहीं है वो बिकॉज ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ वो क्या हो जाएंगे, मर्ज आउट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं अब कौन सा। ये तो हमने फर्स्ट टर्म तो सॉरी जो ये फर्स्ट फैक्टर है ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, अब हमने मैंने थोड़ा अरेंज ज़्यादा करा है। यहाँ पे मैंने ये वाले फैक्टर को हमने एज इट इज़ लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, एक्स वाई डैश प्लस जेड। तो हमने ये वाले फैक्टर को लिखा एक्स वाई डैश प्लस जेड। अब एक्स वाई डैश प्लस जेड हमारा कहीं और तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ से आ रहा है। तो ये जो दो हैं इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, क्योंकि इनका दोनों का प्रोडक्ट सिंगल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो ये दो फैक्टर हमारे अब हम लिख चुके हैं, और ये फैक्टर भी हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमने अब ये वाला फैक्टर लिखा है, तो ये फैक्टर कहीं रिपीट हो रहा है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश। तो ये फैक्टर अभी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। सॉरी, ये वाला फैक्टर हम लिख चुके हैं, और ये वाला फैक्टर लिख चुके हैं, ये फैक्टर लिख चुके हैं। अभी हम ये फैक्टर लिख रहे हैं, और ये फैक्टर कहीं पे भी रिपीट नहीं होता दिख रहा है, और ये फैक्टर भी हम लिख चुके हैं। तो ये 2 बार था, तो हमने इसको एक ही बार लिखा बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये वाले फैक्टर को अब हमने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये वाला भी फैक्टर यूनिक है, मतलब ये भी कहीं पे भी ये डिस्टिंक्ट है, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा। तो कुल मिला के डिस्टिंक्ट हमको जो टर्म्स हैं वो कितनी मिल रही हैं, ये टर्म्स नहीं, फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं, 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये हमारा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गया। इसमें ईच फैक्टर के पास 3 वेरिएबल है, और तीनों के तीनों में से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, और ये फैक्टर फॉर्म में भी है। तो ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म अचीव हो जाता है। तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ कि ये आप खुद करके देखिएगा। सबसे पहले आप इसको रिजॉल्व करिएगा, और जैसे लास्ट वाले उसमें किया था अपन ने, तो इसको रिजॉल्व करने के बाद फिर जैसा आता है, फिर इसको फैक्टर फॉर्म, जैसे ही आपका ये रिजॉल्व हुआ वैसे ही आप इसको फैक्टर फॉर्म तक लेके आइए, जैसे ये वाले स्टेप तक, और फिर फैक्टर फॉर्म में आने के बाद ये वाले स्टेप तक, और फैक्टर फॉर्म में आने के बाद ये आप ज़ीरो की हेल्प से सारे वेरिएबल को हर फैक्टर में इंट्रोड्यूस करते जाइएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ सेट पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप ये बूलियन अलजेब्रा को और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, और मैं इसी चैनल पे ग्रुप थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस करती हूँ, ग्रुप थ्योरी को भी पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक में इंटरेस्ट है या किसी एक टॉपिक में भी इंटरेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये कंटिन्यू लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।